नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके बाय कोकल सर यूट्यूब चैनल तथा एजी एजुकेशन ऐप पर हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ राकेश। दोस्तों, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ मनोविज्ञान का एक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। इससे पहले अपन ने 2 वीडियो देखे हैं, 2 क्लासें अपनी हो गई हैं, तीसरी क्लास की अपन बात करने वाले हैं। तो देखिएगा अभी तक अपन ने क्या देखा है उसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमने फर्स्ट यूनिट ली हुई है जो सीटेट और रीट के अकॉर्डिंग हमने लिया हुआ है, जिसमें हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात कर रहे हैं। और बाल विकास के अंदर हमने विकास क्या है, वृद्धि क्या है, विकास जो है उसके क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं और विकास किन किन क्षेत्रों में होता है, किस किस प्रकार से विकास है, ये सारी बातें करी हैं। और उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अपन अब आगे चलते हैं कि जो विकास है वो वृद्धि से किस प्रकार से भिन्न हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि विकास है, उस विकास के प्रभावित करने वाले कार्य क्या क्या होंगे। हमने विकास के सिद्धांत पढ़ लिए थे कि विकास के सिद्धांत क्या क्या कहते हैं, और उसके बाद में आज अपन जो वीडियो लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें अपन विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। तो आइएगा बिना समय गवाए ही अपन बात करते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होंगे। देखिएगा हम पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, ये जो वीडियोज हैं ये आपको YouTube पे मिल रहे हैं, तो YouTube पे आपको कुछ ही समय अवेलेबल रहेंगे और आपको जो है वो पूरा जो कोर्स है वो ऐप में दिया जाएगा। तो आप एक बार इस यहाँ पे डेमो देख सकते हो, आपको पता चल गया होगा कि भाई सर किस तरीके का पढ़ाते हैं, मेथड सही है कि नहीं है, क्या नॉलेज है। क्या नॉलेज की तो बात ही छोड़िए, आपको समझ में आना चाहिए। तो आप ये देख लीजिए, हमारी टीम आपके सामने डेमो जो है वो आपको दे रही है। इसके बाद में आपको ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, और नहीं भी मिले तो आप ईजी एजुकेशन के नाम से जो ऐप बना हुआ है आप देखेंगे तो इसमें आपको ईजी एजुकेशन मिलेगा। जो भी आपका प्ले स्टोर है उस प्ले स्टोर पे आप इसको आराम से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ वीडियोज फ्री भी हैं तो आप वहाँ भी देख सकते हो, और फिर आप ऐप ज्वाइन कीजिएगा। आपको हूबहू जैसे जिस पैटर्न पे पढ़ाया गया है इसी तरीके से इसी शैली से सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे जो भी भिन्न भिन्न सर हैं उनके द्वारा। तो आइएगा अब अपन अपनी बात करते हैं। ये तो होगी जानकारी की बात। देखिएगा मनोविज्ञान के विषय में मैं आपको पिछड़ने नहीं दूंगा राजस्थान में, और अगर आप इंडिया लेवल पे हो तो वहाँ भी नहीं, प्रॉपर जानकारी अपन करेंगे। तो देखो, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे कि प्रभावित वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, एक तो महत्वपूर्ण, देखो आप यहाँ से भी अगर थोड़ी सी बात करना चाहो तो आप बड़ी ही आसानी से एक बात कर सकते हो कि वुडवर्थ का एक सूत्र था, हमने पढ़ा था कि वुडवर्थ ये कहता था कि डी बराबर एच क्रॉस ई होता है, यानी आपका जो डेवलपमेंट है ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये हमने जाना था। इसका मतलब ये 2 महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे जो निश्चित तौर पे ही विकास को प्रभावित करेंगे, बाल विकास को प्रभावित करेंगे। कौन कौन से? एक तो वंशक्रम है, हेरिडिटी, जिसका बोलते हैं आपका वंशक्रम है, यानी ये भी प्रभावित करेगा। और दूसरा आपका एनवायरनमेंट है, यानी आपका जो पर्यावरण है, यानी आपका जो वातावरण है, ये भी क्या करेगा, इसको प्रभावित करेगा। वातावरण जो है ये भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि ये बात तो भाई पहले बता दिए हैं। तो वातावरण जो है ये भी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से महत्वपूर्ण। और भी कारक हैं, बुद्धि का प्रभाव, लिंग का प्रभाव और भी है, लेकिन हम क्वेश्चन में से क्वेश्चन कैसे निकालें, हम इसको याद कैसे रखें, उसी पर्पज से मैंने आपको बताया कि वुडवर्थ ने बताया था कि डी बराबर एच क्रॉस ई है, यानी जो डेवलपमेंट है ये आपकी हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। इसका मतलब 2 मेजर कारक हैं जो विकास को डायरेक्टली प्रभावित करेंगे, महत्वपूर्ण है जो प्रभावित करने वाले कारकों में से। अगर प्रभावित करने वाले कारक दे दे आपको और पूछे कि महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक 2 ही हैं, तो वंशक्रम और दूसरा आपका पर्यावरण है। तो इसी को देखो अपन आगे बढ़ते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। देखिएगा, विकास या बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की अपन बात कर रहे हैं। देखिएगा, विकास या बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की अपन यहाँ बात करेंगे कि कौन कौन से कारक होंगे। तो पहला कारक हमने लिया वंशक्रम। देखो, वंशक्रम मतलब बीज होता है, वंशक्रम का मतलब जीन होता है, वंशक्रम का मतलब ही आपका बीज कैसा, आपका जीन कैसा है, आपके वंशानुक्रम के लक्षण कैसे हैं, वो ही सारी बात है। लेकिन इस वंशक्रम को परिभाषित करने के लिए कुछ एक परिभाषाएं आई है, वो अपन बात करते हैं। देखो, पहली परिभाषा आती है हमारे सामने, जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके सामने। देखिएगा, ये थोड़ा, हाँ ये देखिएगा, एक परिभाषा ले लेते हैं अपन। ये वुडवर्थ की परिभाषा है, आपको दिख रही होगी, नहीं भी दिख रही तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिएगा, वुडवर्थ की परिभाषा क्या कहती है,
वे सारी बातें जो जन्म के समय ही नहीं अपितु 9 माह पहले भी उपलब्ध थी, यानी कि वो सारी बातें हैं जो जन्म के समय नहीं, जन्म से भी 9 महीने पहले था, वही क्या था, वंशक्रम था। ये कौन कहता है, वुडवर्थ। देखो कहने का मतलब यह है कि अभी आप दुनिया में आए नहीं हो, अभी माता पिता प्लानिंग ही कर रहे हैं कि हमको एक बेबी चाहिए, तो वो सारी चीजें जो आपके पैदा होने के बजाय या आपके पैदा होने से पहले 9 महीने आप जब गर्भ में रहे, उससे पहले भी इस वातावरण में, उससे पहले भी यहाँ थी, इस वातावरण में थी, वही आपका क्या था, बीज था। क्यों? क्योंकि आपने पता होगा कि माता के गुणसूत्र पिता के गुणसूत्र दोनों से ही तो संतान बना, इसका मतलब जो बीज था वो बीज पहले भी था। तो यही परिभाषा किसकी है, यही मुख्य परिभाषा अपने वुडवर्थ बताते हैं। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि वो सारी बातें वंशक्रम में आ जाती हैं जो जन्म के समय ही नहीं अपितु 9 माह पहले भी उपस्थित होती है, यानी 9 महीने पहले भी जो चीज थी वही क्या था, वंशक्रम था। 9 महीने पहले भी था, आप दुनिया में नहीं है, फिर भी वो था, वो आपका क्या था, बीज था, वो आपका क्या था, वंशक्रम था। अगली परिभाषा देखो हरलोक की है। हरलोक कहती है कि वंशक्रम वो चीज है जिसमें जोड़ना घटाना संभव ही नहीं है। वंशक्रम वो चीज है जिसमें ना तो जोड़ना संभव है और ना ही घटाना संभव है, जैसा बन गया वैसा ही बन गया, वही आपका क्या है, वंशक्रम है। तो बता देंगे जिसमें जोड़ना घटाना संभव नहीं है वही वंशक्रम है। ये हरलोक की बात भी सही भाई जैसा बीज बन गया है वैसे ही तो संतान पैदा होंगी। तो कहने का मतलब जिसमें जोड़ ना हो सको, जिसमें कुछ माइनस ना कर सको, वही आपका वंशक्रम है। और ये बात कौन बताता है, ये बात आपका हरलोक बताता है। याद रहेगी बात। तो दो परिभाषाएं, दोनों परिभाषाओं से आपको ये मतलब लग गया होगा कि वास्तव में वंशक्रम है क्या। तो वो सारी चीजें जो जन्म से पहले भी थी, वुडवर्थ कहता है 9 महीने पहले भी थी, जन्म से नहीं है तो मान के चलो 9 महीने पहले भी थी, जब आपका प्लानिंग भी नहीं हुआ होगा तब भी वो थी, वो क्या था, आपका वंशक्रम था। और दूसरा जिसमें जोड़ना घटाना संभव नहीं है, ये हरलोक की परिभाषा। अब देखो इस वंशक्रम में कुछ एक बातें जानना जरूरी है, जो है तो विज्ञान की बातें लेकिन वो पूछी जाती है तो उनकी अपन बात करते हैं। देखिएगा मानव जीवन जो है वो एक कोष से शुरू होता है। देखिएगा जो मानव जीवन है, इस वंशक्रम के बारे में अपन बात करेंगे, वंशक्रम है क्या। तो कुछ एक फैक्ट है जो पूछे जाते हैं परीक्षा में। देखो वंशक्रम, देखो पहली बात तो ये एक नंबर बात, देखो मानव जीवन जो है, मानव जीवन एक कोष से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, एक कोष से शुरू होता है, एक कोष से शुरू होता है। यानी मनुष्य का जो जीवन है उसकी शुरुआत कहाँ से, तो क्या कहेंगे, एक कोष से ही शुरू होता है। एक कोष में कौन कौन आता है, जिसमें पितृ कोष भी आता है और मातृ कोष भी आता है। कौन कौन आता है, जिसमें मातृ कोष भी आता है और साथ साथ में कौन आता है, आपका पितृ कोष भी आता है। कहने का मतलब यह है कि जब मान लीजिए आपने पढ़ा ही होएगा कि जैसे अक्ष अक्ष गुणसूत्र हैं, तब तो कोई ना कोई महिला बनेगी या पुत्री बनेगी, और अक्ष वाई जो गुणसूत्र हैं वो तब क्या बनेगा, या तो पुरुष बनेगा या फिर वो अपन पुत्र बता सकते हैं। यही तो गुणसूत्र है। अब इन्हीं से तो जब जाइगोट मिलते हैं, इन्हीं से तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब संतान का निर्माण होता है। तो कहा कि ये वास्तव में एकल कोशिका से मानव का जीवन है। अगर ये दोनों मिल जाएं फिर या तो अक्ष बने या अक्ष वाई बने, जो भी पैदा हो वो भी एकल कोशिका ही है, यानी जिसको अपन युग्मनज कहते हैं। जैसे अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो इसमें से एक आ जाएगा, इसमें से कोई भी एक आ जाएगा। अगर अक्ष आए तो पुत्री होगी, रक्षवाई होगा तो पुत्र होगा। यानी कि ये जो बना है हमारे पास, जिसको अपन जाइगोट बुलाते हैं, जिसको हम युग्मनज बुलाते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं, युग्मनज, जिसको अपन जाइगोट कहते हैं। वास्तव में जाइगोट भी एकल कोशिका है। जाइगोट भी कैसी कोशिका होती है, एकल कोशिका है। तो कहने का मतलब है जब जाइगोट बने तो वो भी क्या है, एकल कोशिका। क्वेश्चन आया हुआ है कि मानव का जीवन प्रारंभ होता है एक कोष से या दो कोष से, तो किससे प्रारंभ हुआ, एक कोष से ही प्रारंभ हुआ। क्यों, क्योंकि ये भी एक एकल कोशिका है, ये भी एक एकल कोशिका, चाहे तो अक्ष बने चाहे XY बने, वो सारे के सारे एकल कोशिका ही है। इसलिए कहते हैं कि जो युग्मनज बनता है वो भी किस प्रकार का है, एकल कोशिका का उदाहरण है। ठीक बात। देखो अनुवांशिकता की सबसे छोटी का इसको जीन कहा गया, ये प्रश्न भी आया हुआ है। 2 नंबर पॉइंट ले लेते हैं अपन यहाँ पे कि अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या। तो देखिएगा अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई की सबसे छोटी यूनिट, छोटी इकाई, देखिएगा अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जो है वो जीन है। क्या है, जीन है। देखिएगा जीन, जीन जो शब्द है, इस जीन की बात करें तो जीन शब्द दिया था जॉनसन ने, जॉनसन। जीन शब्द किसने दिया था, जॉनसन का दिया हुआ शब्द कौन सा है, जीन शब्द। इसी जीन को कभी लेवेनहॉक की बात करें तो वो शब्द अलग देता है, उसको शुक्राणु बुलाता है। इसी जीन को फिर अपन और भी बात करें तो जो आपका वाल्डेर है उसको गुणसूत्र कहता है। तो देखो वाल्डेर जो है, वाल्डेर तो शब्द देता है इसी जीन को, कहता है गुणसूत्र है। जबकि लेवेनहॉक जो है, लेवेनहॉक ये कहता है कि ये शुक्राणु है।
ये क्या है? शुक्राणु। मानव जीवन का जन्म एक ही कोशिका से होता है। देखो हमने पढ़ा कि XX आप यूं समझ लो, जैसे XX गुणसूत्र किसी पिता के हैं और XY गुणसूत्र किसी माता के। ये कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए अपन बात करते हैं को पेपर लेवल का बने। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो या तो XX ऐसे बन जाएगा, इसका विभाजन होगा तो कैसे बनेगा? X और Y बनेगा। अब यदि ये पहले वाला गुणसूत्र इससे मैच हो जाए तब तो आपको पता है XX यानी पुत्री का निर्माण हो गया, और ये वाला इससे मैच हो जाए तब मान लेते हैं कि XY पुत्र का निर्माण हो गया। ऐसे ही ये वाला इससे मैच हो जाए, ये वाला इससे मैच हो जाए, तो बनेंगे, यही कहने का मतलब। तो ये जो आपका युग्मनज बना है, ये जो आपका जाइगोट बना है, ये जाइगोट भी कैसा उदाहरण है? ये जाइगोट भी एकल कोशिका का उदाहरण है। और ये जो बात बताने वाला नहीं XX से पुत्र होगा, XY से पुत्र होगी, ये बात बताने वाला एक अपने पास वैज्ञानिक है जिनका नाम था लिपनकोट। किसकी बात करेंगे? लिपनकोट। तो ये बात कौन बता के जाता है? लिपनकोट बताता कि ऐसा होगा तो पुत्री होगी, ऐसा होगा तो पुत्र होगा। ये बात किसने बताई? तो ये बात लिपनकोट ने बताई थी। तो देखो जीन शब्द का यानी अनुवांशिकता की सबसे छोटी का ये जीन है। देखो हमने यही बात करी है कि मानव जीवन है वो एक कोशिका से शुरू होता है। मानव जीवन एक कोशिका से शुरू होता है और एक कोशिका में मात्र कोष और पितृ कोष होते हैं, और ये जो मात्र कोष पितृ कोष है ये भी एकल कोशिका है, और जो युग्मनज बनता है, जो जोड़ा बनता है, वो भी एकल कोशिका। तो मानव का जीवन एक ही कोशिका से शुरू होता है। और आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई को अपन जीन कहते हैं। और इसी को देखो मैंने आगे बताया है कि जीन जो शब्द है वो जॉनसन का दिया हुआ शब्द है। जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने दिया है। और इसी को फिर गुणसूत्र शब्द दिया, गुणसूत्र दिया वाल्डेयर ने। और इसी को शुक्राणु जो शब्द कहा है, शुक्राणु, शुक्राणु शब्द का लेवेनहॉक ने। XY हमने कहा जाइगोट एकल कोशिका, लेकिन पिता पुत्र बनेगा या पुत्री बनेगी, ये बात कौन बताता? तो ये बात बताने वाला कौन था? लिपनकोट था। याद रह जाएगी। अगर गुणसूत्र समान हो, अगर गुणसूत्र समान हो तब तो बोलते हैं होमोलॉग, होमोलॉग। और अगर गुणसूत्र समान नहीं हो, अलग अलग हो, विभिन्न हो, अलग अलग प्रकार के हो, तब बता देगा। अगर गुणसूत्र समान नहीं हो, गुणसूत्र भिन्न हो, तब बोला जाता है एलेल्स। ये दो बात भी आप याद रखेंगे। अगर गुणसूत्र समान हो तब तो बताते हैं होमोलॉग, अगर गुणसूत्र अलग अलग हो तब उनको बुलाते हैं अपन एलेल्स हो जाएंगे। ठीक, देखिएगा एक बार। अलग अलग हो तो उसको अपन एलील्स बुलाएंगे, और एक समान हो तो अपन उसको होमोलॉग कहेंगे। कहने का मतलब यह है, अगर क्रोमोसोम, जैसे गुणसूत्र है जिसको अपने गुणसूत्र का, इस गुणसूत्र को अपन क्रोमोसोम बुलाते हैं, तो क्रोमोसोम में जो जीन है या गुणसूत्र समान है, या मैं ये भी कह दूं कि अगर जीन समान है तब तो नाम होगा होमोलॉग, और अगर जीन भिन्न है, या मैं कह दूं आपसे कि जीन असमान है यानी बीज अलग अलग प्रकार का है, तब उसको आप क्या बुलाते हो? एलेल्स बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? एलेल्स, जिसको अपन कहेंगे एलेल्स। सही नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एलेल्स। ये लो एलेल्स, इसको अपन बुलाते हैं। अब देखो ये प्रभाव कैसे डालेंगे वो अपन बात करेंगे, क्योंकि हमको ये तो पता चल गया कि भाई अनुवांशिकता से ये है, अनुवांशिकता की छोटी इकाई जीन है, फिर गुणसूत्र है, गुणसूत्र से ही जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लक्षण वो आते हैं। और ये जो जीन जो है ना, अगर और भी अपन बात करें तो आपके जो जीन होते हैं, ये जीन सुरक्षित होते हैं आपके डीएनए में। किसमें? डीएनए में। और डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता रहता है, अनुवांशिक गुणों की पीढ़ी दर पीढ़ी। और अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई पूछे तब अपन जीन बताते हैं। बात याद रह जाएगी। और ये डीएनए में रहते हैं, कहने का मतलब मेरा ये, इसको हम क्रोमोसोम भी बुला सकते हैं। अब देखो, अगर गुणसूत्र कुछ इस प्रकार के हो गए XYY, तब कहते हैं कि बाल अपराधी होगा, यानी जो है, जो भी बच्चा पैदा होगा वो अपराधी बच्चा पैदा होगा। यानी ये इसका जो संबंध है वो किससे है? अपराध से है। ये अध्ययन बताते हैं अपने को, तो इसका संबंध वो किससे है? अपराध से है, यानी अपराधी होगा। कहने का मतलब अपराधी बनने वाला बच्चा, उसके गुणसूत्र क्या होंगे? XYY गुणसूत्र होंगे, तो अपराधी बनेगा। देखो आप भी तो अपनी भाषा में बुलाते हैं, या हम भी आपने अमूमन ये भाषा सुनी होगी कहीं ना कहीं कि यार कोई बदमाश आदमी है तो उसमें एक रग ज्यादा है, एक गुण उसमें ज्यादा ही है, तो वो गुण ज्यादा कौन सा है? XYY वाला गुण है। कहने का मतलब अपराधी बनेगा। और भी इसमें देखो चेंजेस हैं, और भी कुछ बातें होती हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि गुणसूत्र हैं 46। कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र हैं। कहने का मतलब 23 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? 23 जोड़े हैं। और 23 में से देखो 22 जोड़े सम्मान होते हैं। 22 जोड़े क्या होते हैं? सम्मान। 22 जोड़े आपको कैसे मिलेंगे भाई? सम्मान मिलेंगे। आपने पढ़ा भी होगा कि जोड़ा कुछ ऐसा है, 22 प्लस का XX होता सकता है, या 22 प्लस का क्या हो सकता है? XY हो सकता है। अगर XX हुआ तब तो लड़की है, XY हुआ तो लड़का हुआ। ये बात लिपनकोट बता चुका, ये बात हम भी जान चुके हैं। देखो 46 गुणसूत्र बताए हैं, 23 जोड़े होते हैं जिसमें, और 22 जोड़े समान होता है, एक जोड़ा भिन्न होता है। अब देखो
कहने का मतलब इनमें कुछ डिफेक्ट है। जैसे मान लीजिए कि किसी में जो गुणसूत्र है वो कुछ इस प्रकार के हैं कि 2n-1 है। 2n का मतलब क्या हुआ, 46 में से एक कम हो गया, यानी कुल गुणसूत्र कितने हमारे पास 45 है। तो एक रोग होता है जिसको अपन बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। कौन सा रोग बताते हैं, टर्नर सिंड्रोम। तो कौन सा रोग हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। और ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये महिलाओं में देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा आपको, महिलाओं के अंदर ये रोग होगा। और जिस भी महिला को टर्नर सिंड्रोम हो जाए वो महिला बांझ रहती है। कैसी महिला हो जाती है भाई, बांझ हो जाती है, जिसके जनद अंग हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार देखो यही डिफेक्ट आता है जब 2n+1 हो जाए, या कभी कभार 2n+2 भी हो सकता है। तो या तो गुणसूत्र 47 हो जाए या फिर 48 हो जाए, तब एक रोग होता है जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर। क्या नाम पढ़ेंगे, क्लाइनफेल्टर। और ये क्लाइनफेल्टर भी सिंड्रोम है और ये केवल पुरुषों में है। ओनली किस में है, पुरुषों में होता है। और ये जो पुरुष हैं वो नपुंसक रहते हैं, पुरुष में भी स्तनों का विकास हो जाता है। तो हम अपनी भाषा में जिसको बताते हैं ना, जो छक्के जिसको आप बुलाते हो, जिसको आप थर्ड जेंडर बुलाते हो, वो किससे बनते हैं, इस 2n+1 से बनते हैं। देखो हम क्यों पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, दोबारा सुनिएगा, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कर रहे हैं। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला ही वंशक्रम है। और वंशक्रम कैसे कैसे डिफेक्ट हो सकता है। अगर वंशक्रम में दिक्कत आई, अगर वंशक्रम में समस्या आई, अगर वंशक्रम में किसी प्रकार की कोई समस्या आई है, कोई किसी न प्रकार का कोई गुणसूत्र इधर उधर हुआ है, तो निश्चित तौर पे विकास तो प्रभावित होगा ही होगा। इसलिए अपन देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ संभावनाएं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसलिए अपन इन चीज़ों को चर्चा करें। तो देखो नॉर्मली जब था तब तो 23 जोड़े थे, यानी 22 जोड़े थे, या 22 प्लस अक्ष था, 22 प्लस अक्ष वाई था, कोई दिक्कत नहीं, 46 गुणसूत्र थे नॉर्मली था तो। लेकिन अगर अक्ष वाई वाई हो गया तो बाल अपराधी बनेगा। अगर 2n-1 हो तो टर्नर सिंड्रोम हो गया, यानी महिलाओं के अंदर होगा। और अगर 2n+ होने से यानी कि 47 गुणसूत्र हो जाए तो अपन कहेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बनेगा, जो केवल पुरुषों में होता है। और ये पुरुषों में भी स्तनों का विकास हो जाता है और ऐसा पुरुष नपुंसक रहता है। और भी देखो इसमें जानकारी अपने को लेनी बहुत जरूरी है, वो भी अपन बात करते हैं। देखिएगा 3 रोग और पढ़ने आपको। देखो एक तो ऐसे याद रखना आपको, डावन, एडवर्ड और पटाउ। ठीक, एक तो रोग है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम, एक रोग है जिसका नाम है एडवर्ड सिंड्रोम, और एक रोग है जिसका नाम है पटाउ सिंड्रोम। देखो सिंड्रोम जो है ना, वो रोग तो खाली एक होता है, और सिंड्रोम जो बीमारियों का गुच्छा होता है उसको सिंड्रोम बुलाते हैं। जैसे एड्स एक सिंड्रोम ही तो है, तो इसी प्रकार से ये भी कैसा है, एडवर्ड सिंड्रोम है। और ये भी कौन सा है, डाउन सिंड्रोम है। देखो है क्या, सीधा याद करना आपको, 21, 18 और 13, सीधे सीधा याद रखना। देखो जब 21वें गुणसूत्र के जोड़े के पास, कब, जब 21वें गुणसूत्र के जोड़े के पास अगर कोई अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाए और कुल गुणसूत्रों की संख्या 46, एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाए तो कुल गुणसूत्रों की संख्या आप सब जानते हो कितनी, 46 की बजाय 47 हो जाए, तब एक रोग होता है जिसको डाउन सिंड्रोम बताते हैं। और इससे जो ग्रसित बच्चे होते हैं वो मंगोलिज्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मंगोलिज्म बच्चे कहलाते हैं। इनका सिर चौड़ा होता है, कान बड़े बड़े होते हैं, कान छोटे छोटे कुर्चित होते हैं, मुंह खुला हुआ, जीभ बाहर की तरफ लटकी हुई होती है। तो ऐसे बच्चे मंगोलिज्म होते हैं। ऐसे ही देखो 18वें जोड़े के पास अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाए तब एडवर्ड रोग होता है। और इसी प्रकार जब 13वें जोड़े के पास अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाए तब आपके पास पटाऊ रोग होता है। आप इतना याद रखेंगे कि डावन ने एडवर्ड को पटाया, अतिरिक्त गुणसूत्र आना होता है, कहाँ कहाँ आएगा, 21 पे आए तो डाउन हो सकता है, 18 पे आएगा तो एडवर्ड हो जाएगा, और 13 पे आएगा तो पटाऊ हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो ये कुछ एक अपने पास विकृतियां हैं जिनकी वजह से हमारा जो वंशक्रम है उसमें अपने को प्रभाव देखने को मिलता है। देखिएगा मैं सारा आपको दोबारा बता देता हूं। देखिएगा हम बात कर रहे थे, वंशक्रम संबंधी बातें चल रही थी। दोबारा देखिएगा हम कहां से कहां पहुंच गए हैं उसकी अपन बात करते हैं। देखिएगा हम बात कर रहे थे वंशक्रम की, वंशक्रम कैसे प्रभावित करेगा। तो हमने कहा कि पहले वंशक्रम को जान लेते। तो वुडवर्थ की परिभाषा है कि वो सारी बातें हैं जो जन्म से ही नहीं, जो जन्म से पहले भी 9 महीने पहले भी इस वातावरण में रहती हैं, वही आपका क्या वंशक्रम है। ठीक, फिर हमने कहा जिसमें जोड़ना घटाना संभव नहीं, वही आपका क्या वंशक्रम है। अब वंशक्रम प्रभावित तो करेगा, क्योंकि हमने भी देख लिया, क्योंकि वंशक्रम, क्योंकि D बराबर H करो C है तो वंशक्रम प्रभावित करेगा। अब देखो प्रभावित कैसे करेगा उसकी अपन थोड़ी चर्चा जानेंगे। तो देखो वंशक्रम है, मानव का जो जीवन है वो एक कोशिका से शुरू होता है, और एक कोशिका में पितृ कोश और मातृ कोश होते हैं, और ये भी एक कोशिका है। जो युग्मनज बनता है वो भी क्या है, एक कोशिका है। हम सब जानते हैं 22 जोड़े समान होते हैं, और गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई को अपन जीन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, जीन बुलाते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीन। जीन सब जॉनसन का है, इसी को क्रोमोसोम भी बुलाते हैं। लेवेनहॉक इसका गुणसूत्र नाम देता है, लेवेनहॉक इसको शुक्राणु कहता है, और वाल्डेर जो है वो इसको गुणसूत्र नाम देता है, ये हमने जाना।
फिर हमने जाना है और बातें, देखो ये हमने बातें सारी पढ़ ली जो मैंने बताई थी वही। अगर जीन समान हो या गुणसूत्र समान हो तो होमोलॉग कहलाता है, और गुणसूत्र में अगर जीन अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो उसको एलेल्स बुलाते हैं, ठीक। और जीन असमान हो या गुणसूत्र असमान तो उसको एलेल बुलाते हैं। एलेल्स हमने लिखा कि एलेल्स जिसको आप कहेंगे, ये बात हो चुकी है। और अगर अक्स अक्स से लड़का होगा, अक्स वाई से लड़की होगी, ये बात बताने वाला कौन था? तो ये बात बताने वाला था लिपनकोट। कौन बताने वाला है भाई? तो नाम लेंगे लिपनकोट, ये बात बताता है, लिपनकोट की बात आती है। आगे बात करते हैं, देखिएगा हमने कह दिया जीन में आपका अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, और डीएनए जो हो अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। अब इनमें डिफेक्ट आए तो क्या होगा? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रभाव, वंशक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा विकास पर, यही तो हम बात कर रहे हैं। देखिएगा अगर एक्स वाई वाई हुआ तो बाल अपराधी बनेगा। अगर 2n-1 कम गुणसूत्र हो गए हैं तो बनेगा टर्नर सिंड्रोम, महिलाओं में होगा, महिलाएं बांझ होंगी और ऐसी महिला बांझ कहलाएंगी, ठीक। फिर हम बात करेंगे 2n+1 है यानी 47 हो जाएंगे गुणसूत्र की संख्या। अगर 47 होगी तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बनेगा। कौन सा रोग बनेगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग होएगा, और ये केवल पुरुषों में होता है, और ऐसे पुरुष वो छक्के बनते हैं। फिर हमने इसमें और थोड़ी सी बात जानने की कोशिश की, वो ये थी 3 रोग और पढ़ते हैं, जिसमें देखो एक तो डाउन सिंड्रोम है, एक एडवर्ड सिंड्रोम है, और एक आपका पटाऊ सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम कब होगा? जब 21वें जोड़े के पास अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाएगा, तब तो कौन सा रोग होगा? डाउन सिंड्रोम, जिसको अपन मंगोलिज्म भी बुला सकते हैं। और अगर 18वें गुणसूत्र के पास एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ रहा है तब उसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, है, इसको एडवर्ड बुलाएंगे। और अगर 13वें के पास अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाए तब बोलते हैं पटाऊ। तो डार्विन ने एडवर्ड को पटाया, 21, 18 और 13 याद कर लेंगे, ठीक। और भी देखो वंशक्रम का प्रभाव कैसे कैसे, तो देखिएगा अब देखो ये जो वंशक्रम है, इस वंशक्रम संबंधी कुछ एक अपने पास नियम आते हैं, उन नियमों की अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा वंशक्रम के कुछ नियम आते हैं और कुछ सिद्धांत आते हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं। एक बार मैं देख लेता हूं पीछे की कुछ स्लाइड में कुछ छूट तो नहीं रहा होगा, नहीं छूट रहा, चलो आगे चलते हैं। तो देखिएगा अभी हमने जाना है कि वंशक्रम से क्या क्या प्रभावित होगा, वो देखो। अब देखो अपने पास कुछ एक बातें आती हैं, इनको भी जानना बेहद जरूरी है। देखो वंशक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत है। देखो कुछ तो नियम है, कुछ सिद्धांत है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग ही अपने को रखना है, एक जगह अपने को नहीं रखना। दोनों अलग अलग बातें, तो अलग अलग बातें अपने करेंगे। देखो कुछ एक तो नियम है, तो कुछ एक तो नियम की बात करते हैं अपन, और कुछ एक अपने पास सिद्धांत है, तो कुछ एक सिद्धांतों की अपन बात कर लेते हैं। अब इसको सीधा कर लेते हैं पहले तो, फिर अपन इसकी बात करेंगे। देखो आइएगा, अब ठीक है, देखो दिख रहा होगा, आराम से दिख जाएगा, क्यों नहीं दिखेगा। देखो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सीधा सा, हाँ अब ठीक है। आओ देखो, देखो पहला जो है वो हमारे पास है बीज कोष की निरंतरता का नियम। देखो एक नियम है जो है बीज कोष की निरंतरता का नियम, और ये नियम दिया था बीजमैन ने। याद रखेंगे नियम अलग है, सिद्धांत अलग है। 4 ही हमारे पास नियम है, 4 ही अपने पास सिद्धांत है, 8 याद रखने हैं। है इनमें क्या क्या वो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। और ये ऐसे कैसे आपको याद रखने, वो नाम से ही पूछ सकता है कि बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया था, या फलाना नियम किसने दिया था, तो वो नियम या सिद्धांत पूछ सकता है आपसे। आपको इतना याद रखना है कि इसमें 4 ही तो नियम है और 4 ही क्या है सिद्धांत, 8 चीजें अपने को याद रखनी है, ठीक। देखिएगा बीज कोष की निरंतरता का नियम है जो बीजमैन का। बीजमैन कहता है कि बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता, कहने का मतलब जीन कभी नष्ट नहीं होता। आपका बीज जैसा है वो बीज हमेशा ही रहेगा, आपके अनुवांशिक गुणों में रहेगा, तो वो जीन कभी नष्ट नहीं होता, वो बीज कभी नष्ट नहीं होता। ये बात कौन कहता है? बीजमैन कहता है। तो बीज कोष की निरंतरता का नियम दिया किसने? बीज कोष की निरंतरता का नियम दिया किसने? तो किसकी बात करेंगे? बीजमैन का दिया हुआ है, ठीक। अगली बात देखो अपन याद रखेंगे, देखो ये तो याद नहीं रह जाएगा, बीज है तो बीजमैन है। अगला है समानता का नियम, और ये दिया था सोरेनसन और गोडार्ड ने। 2 याद रखेंगे। देखो सोरेनसन और गोडार्ड, आप तो यूं याद करना, गोडार्ड यानी घुटना होता आपका, ये वाला घुटना। अब घुटने दोनों समान ही है तो लग जाए समानता का नियम। ये कहता है इस नियम के अकॉर्डिंग जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है, यानी जैसी उनकी पीढ़ियां होती हैं वैसी उनकी फिर संतति होती चली जाती है। तो कहने का मतलब जैसे संस्कार है, जैसी संतति है, वैसे जैसे जैसे माता पिता है वैसे उनकी क्या है? संतति है। तो ये नियम क्या कहता है? समानता। जैसा बाप वैसा बेटा, वही क्या कहलाता है? समानता का नियम। याद रखेंगे समानता का नियम दिया किसने है? तो सोरेनसन और गोडार्ड का दिया हुआ है। फिर विभिन्नता का नियम, और विभिन्नता को ही कहते हैं प्राकृतिक चयन का नियम, यानी प्रकृति चयन करती है कुछ गुणों का, इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्राकृतिक चयन का नियम। और ये सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा है? डार्विन के द्वारा दिया गया। देखो विभिन्नता क्या कहती है? विभिन्नता कहती है इसका विरोध करती है। विभिन्नता का सिद्धांत जो है वो समानता के सिद्धांत का विरोध करता है। विभिन्नता का सिद्धांत क्या करता है? समानता के सिद्धांत का विभिन्नता का जो नियम है वो समानता के नियम का विरोध करता है। कैसे? क्योंकि समानता का नियम कहता है कि जैसा बाप वैसा बेटा होगा। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सोरेनसन एंड गोडार्ड।
इसी प्रकार विभिन्नता या विभिन्नता का जो नियम है ये प्राकृतिक है ऐसे, तो ये प्राकृतिक विभिन्नता का नियम समानता के नियम का विपरीत है, क्योंकि ये कहता है कि जैसा बाप जैसा बेटा वैसे ही संतान नहीं होती, उसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है, उसमें कुछ विभिन्नता पाई जाती है, उसमें कुछ न कुछ चीजें हैं जो चेंजेस मिलेंगी। और चेंज कैसे होगा, तो इन चेंजेस को प्रकृति अपने अकॉर्डिंग चयन करती है। इन सबका जो चयन होना वो किसके अनुसार होगा, प्रकृति के अनुसार होगा। यानी इन गुणों का, यानी जो गुण भिन्न है, जो गुण समान आ गए वो तो समानता है, लेकिन कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनको प्रकृति खुद चयनित करेगी, प्रकृति खुद उसका चयन करेगी, तो प्रकृति चयन करेगी, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्राकृतिक चयन का नियम। और ये दिया गया किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया भाई, डार्विन के द्वारा दिया गया। देखिएगा आगे, तो विभिन्नता का नियम हो गया, विभिन्नता को हमने क्या कहा, प्राकृतिक चयन का नियम है। और ये दिया किसने, तो किसकी बात करेंगे, डार्विन की अपन बात करेंगे। फिर अगली बात करते हैं, देखो अगला है प्रत्यागमन का नियम। देखो प्रत्यागमन का मतलब होता है विपरीत गुणों का पाया जाना। कोई स्पेसिफिक नाम तो है नहीं, नियम है प्रत्यागमन का नियम। और प्रत्यागमन का मतलब है, यहां लिख देता हूं देखिएगा मैं, कि प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है, तो प्रत्यागमन का नियम कहता है कि विपरीत गुण पाए जाना, विपरीत गुण पाए जाना, गुण पाए जाना। विपरीत गुण का मतलब है माँ बाप से संतति का अलग होना। जैसा माँ बाप वैसे ही संतति नहीं है, बिल्कुल अलग है। जैसे हमारी यहाँ एक कहावत चलती है कि बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज। बाप ने कभी मेंढकी नहीं मारी है और बेटा उनका क्या है, बड़ा तीरंदाज हो गया है, बेटा बड़ा तीरंदाज है। तो कहने का मतलब माँ बाप से अलग है। जैसे कोई माँ बाप बिल्कुल ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी कोर्ट का मुंह नहीं देखा, कभी पुलिस थाना नहीं देखा, और बेटा ऐसा पैदा हो गया जो रोज नए नए केस करता, नए नए थाने में जाता, नई नई बातें करता है, रोजाना अखबार में उसकी फोटो फ्रेम में छपी हुई रहती है। तो वो वाला नियम क्या कहलाता है, प्रत्यागमन का नियम। दोबारा देखिएगा, हमने 4 नियम पढ़े। पहला आंख बंद करके आराम से मेरे साथ दोहराइएगा। बीज कोष की निरंतरता का नियम। बीज कोष की निरंतरता है, बीज कोष का मतलब कभी भी बीज कोष नष्ट नहीं होगा, लगातार चलता ही रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। बीजमन के द्वारा दिया गया है। अगला हमारे पास देखिएगा समानता का नियम। नंबर 2 कौन सा है भाई, समानता का नियम। समानता किसकी है, समानता 2 अपने घुटनों के, तो सोरेनसन और गोडार्ड की। ये कहता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, बेटा यानी कि हमारी जो पीढ़ियां उनके अकॉर्डिंग ही संतति होगी, तो वो संतता का नियम। फिर विभिन्नता का नियम कहता है कि नहीं, समान नहीं होती, कुछ गुण अलग होते हैं और ये गुण प्रकृति के द्वारा चयन किए जाते हैं, इसलिए इसी विभिन्नता का दूसरा नाम है प्राकृतिक चयन का नियम। और दिया किसने था, चार्ल्स डार्विन का दिया हुआ। तो किसका सिद्धांत है, डार्विन का है। फिर प्रत्यागमन का नियम है सॉरी प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम कहता है कि माँ बाप से संतति का अलग होना। जैसे माँ बाप है वैसी संतति नहीं है, वो संतति कुछ मात्रा में अलग है। कुछ प्रत्यागमन का नियम पढ़ रहे हैं कि जैसे माँ बाप है वैसे नहीं है, विपरीत गुणों का पाया जाना। विपरीत का मतलब जैसे ही माँ बाप है उसे जस्ट उल्टे, जैसे माँ बाप सीधे हैं तो बेटा बड़ा झगड़ालू है, वो वाले गुण पाए जाएंगे। वो कौन सा होगा, प्रत्यागमन, यानी विपरीत गुणों का पाया जाना, बिल्कुल अपने वंश के विपरीत गुणों का पाया जाना। जैसे किसी परिवार के अंदर तो एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ, लेकिन संतति ऐसी है कि रोजाना ही नए नए कांड करती है, नए नए कारनामे करती है, तो वो वाला क्या कहलाएगा, उस वाले को बोलेंगे प्रत्यागमन का नियम। तो ये 4 हमारे पास नियम थे। इसके बाद देखो सिद्धांत, सिद्धांत भी हमारे पास 4 हैं। जैसे पहला कहता है अर्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। असंक्रमण नहीं है ये, असंचरण का सिद्धांत है। अर्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत है। देखिएगा, अर्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत है। अर्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत ले मार्क का है। ये सिद्धांत किसका है, ले मार्क का। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है, देखो अर्जित गुणों के असंचरण नहीं है, बिल्कुल हमने इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया। देखिएगा असंचरण नहीं है, अर्जित गुणों का संक्रमण ही है, बिल्कुल सही बात थी, हमने थोड़ा उल्टा पढ़ लिया इसको। ठीक है जी, ये अर्जित गुणों के असंचरण नीचे वाला पढ़ लिया था, तो ये ऊपर वाला है, नीचे वाला हमने पहले पढ़ लिया, ये पहले ऊपर वाला है। देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल सही है, मेरा इस देखने में फर्क हो गया। देखिएगा तो क्या है, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत है। ये संक्रमण का सिद्धांत है। संक्रमण का मतलब क्या, देखिएगा ले मारे कहता है कि माँ बाप अपने जीवन में जो कुछ अर्जित करते हैं, माँ बाप अपने जीवन में जो कुछ अर्जित करते हैं वो संतान में ट्रांसफर हो जाता है, वो संतान में क्या चला जाता है। जैसे हम भी जानते हैं कि बढ़ई का बेटा बढ़ई गिरी आसानी से कर सकता है, अरे खाती का बेटा खाती वाले काम बड़े आसानी से जान सकता है, किसानी वाला बेटा किसान का बेटा किसानी करना जानता है, भले उसको मत सिखाओ फिर भी वो उसके खून में ही है, क्योंकि माँ बाप ने जो अर्जित किया वो संतति में चला गया। डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टरी वाले गुण उसमें ऑटोमेटिक है, क्यों, क्योंकि उसको माहौल ऐसा मिला, उसके खून में ऐसा, उसके बीज में ऐसा, उसके वंशक्रम में ऐसा है। तो हमने कहा कि माँ बाप जो कुछ अर्जित करेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, संतति में चले जाएंगे। ये सिद्धांत है, किसका सिद्धांत, ले मार्क का सिद्धांत। ले मार्क क्या कहता है कि माँ बाप जो कुछ अर्जित करते हैं वो सारा का सारा किस में चला जाता है, तो वो सारा का सारा संतति में चला जाता है, अपनी औलाद में चला जाता है। यही बात कहता है कौन, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, जो कि ले मार्क का है।
आगे बात करते हैं। अगला, अर्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। अब देखो इसका विरोध कौन करेगा कि हमने जो कुछ अर्जित किया है वो संतति में नहीं जाना चाहिए, केवल बीज ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीज कैसा है, बीज तो हमेशा सुरक्षित रहता है, बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता। ये बात कौन कहता है? बीजमैन कहता है। देखो ये सिद्धांत किसका हो गया? बीजमैन का। तो बीजमैन का एक तो नियम भी है और बीजमैन का सिद्धांत भी है। नियम तो बीजमैन का क्या कहता है कि बीज कोष की निरंतरता का है, यानी बीज कोष कभी नष्ट नहीं होगा, लगातार जाएगा। और जैसे लेमार्क खड़ा होगा, लेमार्क बोलता है कि जो सिद्धांत में, अपने सिद्धांत में बोलता है कि जो कुछ अर्जित करते हैं पीढ़ी में चला जाता है, जो कुछ अर्जित करते हैं अपनी पीढ़ी में चला जाता है। इसका विरोध कौन करता है? इसका विरोध भाई बीजमैन करेगा। क्यों? बीजमैन बीज किसको महत्व देता है? तो बीजमैन बीज को महत्व देता है, जिन्स को महत्व देता है, इसलिए अपन बताएंगे। अगला, वर्ण संकरता का सिद्धांत देखो मेंडल का है। वर्ण संकरता का सिद्धांत मेंडल का ये कहता है कि जैसे इसने मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे, एक हिरेसियस का पौधा और लिया था, छोटी 9वीं 10वीं में आपने पढ़ा होगा कि वो गोल पिल्ले झुरीदार वो मटर बने थे, तो कहा था कि वस्तु में अगर संकरण करवाया जाए तो वस्तु अपने मौलिक स्वरूप में लौट जाती है। अगर संकरण करवाया जाएगा तो वस्तु अपने मौलिक स्वरूप में लौट जाएगी। वही किसका नियम था? वर्ण संकरता का नियम था, जो मेंडल का था। अगला सिद्धांत देखिएगा, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत है। जीव सांख्यिकी जिसको आप बोलते हो बायोमेट्रिक थ्योरी, जिसको क्या बोलेंगे अपन? बायोमेट्रिक थियरी है। और ये जो बायोमेट्रिक थियरी है, इसकी अगर बात करें, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, दिखा देते हैं। देखो ये थियरी देखिएगा, अगली वाली थ्योरी अपने पास है जिसका नाम है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, जिसको आप बोलते हो बायोमेट्रिक थ्योरी। और ये फ्रांसिस गाल्टन का दिया हुआ है। ये कहता है कि हम जो कुछ हैं वो हमारी पीढ़ी का नहीं है, हम जो कुछ हैं वो हमारी पीढ़ी का नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का भी है। कहने का मतलब हम जो कुछ हैं, हमारे अंदर गुण भी हैं, लेकिन वो गुण हमारे पूर्वजों के भी हैं, और वो पूर्वजों वाले गुण हैं वो घटते हुए क्रम में। जैसे कोई बेटा है, उस बेटे में सबसे ज्यादा प्रभाव पापा मम्मी का है, उसके बाद में दादा दादी, और फिर नाना नानी। ऐसे जो प्रभाव है, इन आनुवंशिक जो गुण है वो घटते हुए क्रम में। तो कहा कि हमारे पूर्वजों का घटता हुआ क्रम, कहने का मतलब क्या हो गया? पूर्वजों का घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। तो पूर्वजों का जो घटता हुआ क्रम है वही कौन सा सिद्धांत कहलाता है? जीव सांख्यिकी का सिद्धांत कहलाता। तो ये हमारे पास कुछ एक नियम थे और कुछ एक हमारे पास सिद्धांत थे। आपको याद रखना है, एज इट इज, ऐसा कैसा इसको याद बना के रखना है। आगे चलते हैं, देखिएगा अगली बात करते हैं। देखिएगा ये वंशक्रम के प्रभाव पर कुछ एक मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन भी किया हुआ है कि वंशक्रम के प्रभाव पर क्या क्या अध्ययन होगा। आज अपन वंशक्रम को ही पढ़ेंगे, वातावरण को फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो देखो वंशक्रम पे प्रभाव का अध्ययन किसने किया है? तो देखो वंशक्रम पर अध्ययन करने वाले कुछ एक हमारे पास मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी अपन बात करते हैं। उनका कुछ एक अध्ययन अपने को बताता है, वो अध्ययन की अपन बात करते हैं। देखिएगा देखिएगा एक तो शारीरिक संरचना पर अध्ययन करने वाला है। तो शारीरिक संरचना पर अध्ययन करने वाले तो मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है कार्ल पियर्सन। देखो संरचना पर तो अध्ययन करने वाले हमारे पास कौन है? कार्ल पियर्सन है। इसी प्रकार मानसिक विकास पर जो अध्ययन करने वाले हैं जिनका नाम अपने पास गोडार्ड है। और इसी प्रकार व्यवसायिक योग्यता पर अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक जिनका नाम केटल है। इसी प्रकार सामाजिक स्थिति पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का नाम विनसिप है। इसी प्रकार चरित्र की महानता पर अध्ययन किया वंशक्रम के प्रभाव को लेकर के वो डगडेल है। और इसी प्रकार मूल प्रवृत्तियों पर भी अध्ययन किया है जो कि थांडाइक है। और इसी प्रकार प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी अध्ययन किया हुआ है। और प्रजाति की श्रेष्ठता पर अध्ययन करने वाले कौन अपने पास? क्लार्क है। कौन है? क्लार्क है। देखिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, अगर कुछ दिक्कत हुई है तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं। देखिएगा यानी कि हम पढ़ रहे हैं कि किस किस ने अध्ययन किया है जो वंशक्रम के बारे में बताता है। तो पहला है कि वंशक्रम का मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी वंशक्रम का पहला देखो अपने पास अध्ययन आ रहा है, जिसमें पहला हमारे पास है वंशक्रम का शारीरिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है। यानी वंशक्रम जो है उसका प्रभाव शारीरिक संरचना पर भी पड़ेगा। और शारीरिक संरचना पर जो अध्ययन करने वाला उनका नाम है कार्ल पियर्सन। कौन है भाई? आपके पास कार्ल पियर्सन है, जो कहता है कि वंशक्रम का प्रभाव शरीर की संरचना पर भी पड़ता है। इसी प्रकार देखिएगा और भी है हमारे पास, इनको देख लेना ऐसा कैसा। अगला हमारे पास है कि व्यवसायिक विकास पर, यानी कि हमारा जो वंशक्रम है उसका प्रभाव पड़ता है किस पे? जिस पे बताया अपने को मानसिक विकास पर, यानी मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। और मानसिक विकास पर जो प्रभाव बताने वाले उनका नाम है गोडार्ड। क्या नाम बताएंगे भाई? गोडार्ड। जिनका नाम लेंगे तो वो कौन है? गोडार्ड है। इसी प्रकार व्यवसायिक योग्यता पर भी वंशक्रम का प्रभाव पड़ता है। और व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव देने वाला जिनका नाम है केटल।
क्या नाम है भाई, केटल ने बताया है। इसी प्रकार सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है वंशक्रम का, और सामाजिक स्थिति पर प्रभाव को बताने वाला जो है वो कौन है, विनसिप है। किसका नाम लेंगे, विनसिप। तो वो कौन आपके पास, विनसिप है। इसी प्रकार चरित्र की महानता पर भी बात की गई। चरित्र की महानता पर बात करने वाले दो मनोवैज्ञानिक हैं, एक का नाम तो डगडेल है, डगडेल, और दूसरे का नाम हमारे पास जुक है। तो एक तो डगडेल है और दूसरा अपने पास जुक है। तीसरा कि प्रजाति के मूल प्रवृत्ति पर भी पढ़ता। देखो आप पढ़ेंगे मूल प्रवृत्तियां, तो जब भी आप मूल प्रवृत्तियां पढ़ेंगे तो आपको हमेशा जो है मूल प्रवृत्तियों के अंदर मैकडूगल याद आएगा कि मैकडूगल का ही सब कुछ है। लेकिन वंशक्रम पर मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है, वंशक्रम पर मूल प्रवृत्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। ये बात बताने वाला कौन था, तो ये बात बताने वाला अपने पास कौन है, थार्नडाइक है। बताने वाला कौन है, थार्नडाइक है। और कहा कि प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी प्रभाव पड़ता है, और प्रजाति की श्रेष्ठता पर बताने वाला कौन था आपके पास, जिसका नाम है क्लार्क। कौन है, क्लार्क। ये आज हमने जो जाना है वो इस प्रकार की हमने बात की है कि वंशक्रम को प्रभावित करने वाले, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है जिसका नाम था वंशक्रम। देखो हमने शुरू कैसे किया, मैं एक बार फास्ट रिपीट किए देता हूं आपके सामने। हमने बात की थी कि विकास पर प्रभावित करने वाले कारकों में पहला ले रहे हैं वंशक्रम, और दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। तो पहले हम ले रहे हैं वंशक्रम को, बाकी और भी है तो पहले वंशक्रम को। फिर हमने शुरू किया कि वंशक्रम की कुछ एक परिभाषाएं हमने ली थी, जिसमें जोड़ना घटाना संभव नहीं, जो हरलोक की परिभाषा थी, जो बताते कि वो सारी चीजें जो जन्म से पहले 9 महीने पहले भी है, जो वुडवर्थ की परिभाषा थी। फिर हमने कहा कि मानव का जीवन वो एक कोश से शुरू होता है, जो एकल कोशिका है, युग्मनज बनता। थोड़ी सी साइंस की बात की थी और उनमें डिफेक्ट हमने किया था, जैसे डाउन एडवर्ड पटाओ हमने रोग पढ़ा था, उनकी हमने बात की थी। ठीक, फिर आगे चल के हमने पढ़ा कि वंशक्रम संबंधी कुछ एक नियम है, कुछ एक सिद्धांत है, उनकी अपने बात की थी। इतने आगे के जो वीडियो में है वो अपन बात करेंगे वातावरण की भूमिका क्या रहेगी, वातावरण किस प्रकार से जो है वो डिफेक्ट करता है, वातावरण किस प्रकार से अपने को प्रभावित करता है, जो बाल विकास है उसके बारे में। तो आज हमने वंशक्रम के बारे में जाना है। अगर कोई बात आपको गलत लगी हो या किसी बात में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। आज के वीडियो में अपन इतना ही जानते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।